हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। तेरी इतनी हिम्मत, सबसे पहले तुम दोनों बुढ़े बुढ़ी खाना खाओगी। मेरे पति दिन भर काम करके पैसा कमाते हैं और तुम दोनों यहाँ बैठे बैठे मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हो। शर्म नहीं आती? बहू, तुम्हारे ससुर जी को बहुत ज़ोर से भूख लगी है, उनके दवाई का भी वक्त हो गया है। अच्छा, थोड़ी देर खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। पहले अपने बेटे को आ जाने दो, खाना तो उसके बाद ही मिलेगा। कमला जी उदास मन से रसोई घर से बाहर आ जाती हैं। अपने पति से कहती हैं, खाना बनने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक आप बिस्किट खाकर दवा खा लीजिए। खाना बनते ही मैं आपके लिए ले आऊँगी। 2 बिस्किट और पानी लाकर अपने पति को देती हैं। उसी से वह दवा खा लेते हैं। रामकिशन जी अपनी पत्नी का चेहरा देखकर हाव भाव से समझ जाते हैं, पर घर का माहौल खराब न हो इसीलिए कुछ नहीं कहते। अब 2 वक्त की रोटी भी उन्हें समय पर नहीं मिलती थी। गांव से आई थी कि अपने पति का इलाज अच्छे से कराऊंगी। गांव से शहर इतनी दूर है कि रोज़ रोज़ आना मुमकिन नहीं था। बेटे को फ़ोन किया कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। गांव में ही एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मधुमेह होने की आशंका जताई, तो सोचा बेटे बड़े शहर में रहता है, वहां जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लेंगे। बेटे ने टिकट करा दी और वह लोग शहर आ गए। आने से पहले ही बेटे ने कह दिया था, हमारे पास पैसे नहीं हैं तो अपने पैसे का इंतज़ाम खुद ही करके आना। गांव की जो ज़मीन थी उसके कुछ हिस्से को बेचकर पैसे का इंतज़ाम तो हो गया। पैसे और कुछ अनाज लेकर वह बेटे के पास शहर पहुँचे। घर पहुँचने के दूसरे दिन ही बहू ने बूढ़ी सास को काम पर लगा दिया। अब घर का सारा काम कमला जी ही करती। बहू अपने बच्चे का बहाना लगाकर दिन भर अपने कमरे में लेटी और अपने मोबाइल में मशगूल रहती। बेटा ऑफिस के काम में बिजी रहता। कमला जी के कुछ कहने पर बेटा सीधे मुंह उनसे बात नहीं करता, उल्टा जवाब देकर चला जाता। क्यों माँ, जब देखो तब या तो तुम्हारी शिकायतें रहती हैं या फिर फरमाइशें। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुम्हारी यह बकवास सुनता रहूं। ऑफिस में मुझे पहले ही इतनी टेंशन है, ऊपर से तुम लोग यहाँ आकर मुझे परेशान किए जा रहे हो। यहाँ रहना है तो रहो, कोमल जैसा कहती है वैसा ही करो, वरना इतनी ही तकलीफ है तो वापस चली जाओ। बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर उनके शरीर में मानो जान ही ना हो। जिस बेटों को इतने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, सोचा भी नहीं था कि बड़ा होकर ऐसे दिन दिखाएगा। कमला जी की आंखें नम हो जाती। पति के सामने वह कमज़ोर नहीं होना चाहती थी, इसलिए अपनी आंखों को अपनी साड़ी के कोर से पोंछते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। बहू उनसे बात करना भी पसंद नहीं करती, बस जब देखो तब काम का ऑर्डर देकर अपने कमरे में चली जाती या फिर अपनी सहेलियों के साथ अपनी किटी पार्टी में बिजी रहती। कमला जी के पति बीमार ही रहते। अब वह बात करने के लिए भी तरस गई थी। कोई बात करने वाला होता तो उनका मन थोड़ा सा बहल जाता, इन बातों से थोड़ी बाहर निकल जाती। पर पोते को भी अब उनके पास बहू नहीं आने देती। सोचती पोते के साथ ही थोड़ा खेल लूं तो मन बहल जाए, पर जैसे ही पोता दादी दादी करके उनके पास आता, कोमल उसे सीधा डांटकर अपने पास बुला लेती। तुझे पढ़ाई नहीं करनी क्या? जब देखो तब उसके साथ लगा रहता है। अपने सास को भी जाकर डांट कर आ जाती। मेरे बेटे को भी अपने जैसा गंवार बना दोगी? उससे बात मत किया करो, तुम्हारे जैसी गंवार भाषा सीख रहा है। इतने पैसे खर्च करके उसे हमने अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे जैसे जाहिल उसे नहीं बनाना। बहू के इतने कड़वे शब्द सुनकर उनका दिल भर आता, मानो धरती फट जाए और उसमें वह समा जाए, पर वह लाचार कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि उन्हें अपने पति का इलाज अच्छी तरह से करवाकर ही वापस जाना था।
गांव के ही एक मित्र का फोन आया कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर कल आ रहा हूँ। उनके बेटे और बहू उसी शहर में रहते थे। बेटा वहीं नौकरी करता था। वह अक्सर अपने बेटे बहू के पास कुछ महीनों के लिए आकर रहते। राम किशन जी ने यह बात कमला देवी को बताई। कमला देवी ने डरते डरते बहू से कहा, बहू, कल तुम्हारे पिताजी के दोस्त रमाधार जी आ रहे हैं, तो उनके खाने का भी इंतजाम करना होगा। खुद तो मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो और अब पूरे गांव को भी यहीं बुला लोगे। हम तो यहाँ खैरात खोलकर ही बैठे हैं। बहू, खाना मैं बना लूँगी। इनके पेंशन के पैसे आएंगे, उसमें से काट लेना। हाँ हाँ ठीक है, फ्री में तो मैं भी नहीं खिलाने वाली। इतना कहकर बहू मुंह बनाती हुई वहाँ से चली गई। एक दिन कमला जी को अपने पति की रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास जाना था। उन्होंने बेटे को कहा, बेटा, मुझे तुम्हारे बाबूजी की रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास जाना है। अगर तुम साथ चलते तो अच्छा रहता। घर के इतने पास ही तो है, तुम अकेले भी जा सकती हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता इन फालतू कामों के लिए। तुम्हें जैसे जाना है खुद ही चली जाओ। इतना कहकर बेटा अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद कमला देवी जी जैसे ही घर से रिपोर्ट लेने के लिए जा ही रही थी कि उनके कानों में आवाज़ आई, रवि, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे पार्लर जाना है। बहुत तेज़ धूप है बाहर, तो मुझे पार्लर तक छोड़ देना। ठीक है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैं बस अभी आया। बेटे बहू की बातों को सुनकर कमला देवी जी मन ही मन बहुत दुखी होने लगी। उनका दिल तार तार हो गया। यह सब दिन देखने के लिए भगवान ने हमें जिंदा रखा है। काश हम लोग ऐसे दिन देखने से पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए होते। भारी मन से कमला देवी जी धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते हुए बाहर निकली। उनके घुटनों में दर्द रहता था, तो वह ठीक से चल भी नहीं पाते थे। जैसे तैसे करके ऑटो रुकवाया। कोई ऑटो वाला रुकने को तैयार ही नहीं हो रहा था। एक ऑटो वाले को उनकी चाल देखकर दया आ गई। माताजी, लगता है आपके घुटनों में दर्द रहता है। कहीं जाना है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ बेटा, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। पर्ची देखकर डॉक्टर का नाम और एड्रेस बताया। ऑटो वाला उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। कमला देवी जी उतरकर पैसे देने लगी तो ऑटो वाले ने कहा, माताजी, कहाँ दोबारा ऑटो रुकवाते रहोगे? इससे अच्छा आप डॉक्टर से जाकर मिल लो। मैं बाहर ही आपका इंतज़ार करता हूँ। वापस घर तक छोड़ दूँगा, फिर पैसे दे देना। कमला जी उसे बहुत आशीर्वाद दिया, फिर अपनी रिपोर्ट लेकर आ गई। बाहर बहुत गर्मी थी, इसीलिए उन्हें प्यास भी लग रही थी। आकर वह किचन में पानी पीने गई। आते ही बहू ने कहा, डॉक्टर के यहाँ गई थी, गंदगी लेकर आ गई। इतने मरीज होते हैं, हाथ भी नहीं धोया और किचन में कहाँ घुसी जा रही हैं? पानी का गिलास हाथ से लेकर वापस सिंक में डाल दिया और बोला, जाओ पहले नहा कर आओ, फिर पानी पीना। कमला देवी जी चुपचाप बाहर निकल गए और बाथरूम में नहाने चले गए। नहाकर कपड़े बदलकर कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम करने बैठे तो बहू ने कहा, वहाँ बैठ गए जाकर, पहले खाना तो बनाओ। रवि आते ही होंगे, अब क्या उनके आने के बाद ही खाना बनाओगी? हाँ बहू, बना देती हूँ, कहकर कमला देवी जी उठकर किचन में खाना बनाने चली गई। बेटे बहू एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर घूमने जा रहे थे। जाने से पहले बहू ने कहा, हम घूमने जा रहे हैं तो हमारे घर का ख्याल रखना। अगली सुबह बेटा बहू और पोता तैयार होकर घूमने निकल गए। एक हफ्ते बाद बेटे बहू घूमकर वापस लौटे तो उनकी बहू कोमल अपने पहले वाले असली रूप में आ जाती है और फिर से सास ससुर पर वही अत्याचार शुरू कर देती है। राम किशन बाबू तंग आकर कहते हैं, यह मत भूलो बहू, हम तुम्हारे सास ससुर हैं, बूढ़े हो गए हैं, शरीर से कमज़ोर हैं।
पर मन से अभी हारे नहीं हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब उनसे अपनी और अपनी पत्नी की बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब तो वह अपनी पत्नी को तसल्ली दिया और कहा, अपने आंसू पोंछ लो और कमरे में जाकर बैठो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूँ। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गए। रामकिशन बाबू जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुँच गए और अपनी बहू के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा दी ताकि पुलिस आगे की कार्रवाई कर सके और वापस घर आ गए। थोड़ी देर में ही लेडी पुलिस आकर उनकी बहू कोमल के हाथों में हथकड़ी पहना दी। कोमल चौंक जाती है और पूछती है, यह क्या कर रहे हो? आप लोगों को मेरे घर के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई? आखिर मैंने किया क्या है जो आप लोग मुझे हथकड़ी पहना रही हो? तब रामकिशन बाबू कहते हैं, उन्होंने घर के अंदर गुप्त रूप से कैमरे लगवा दिए थे। जब तुम लोग घूमने गए थे, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। तुम्हारे सारे अत्याचार का रिकॉर्ड पुलिस के पास है। कोमल की बोलती बंद हो गई। बेटा भी गिड़गिड़ाने लगा। उसे अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा दया आने लगी। पिताजी, माफ़ कर दीजिए, अब हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। हम लोग आपका खूब ख्याल रखेंगे। मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। रामकिशन बाबू अपने बेटे को जोर का थप्पड़ लगाते हैं। आज तुम्हारी सह की वजह से ही हम बूढ़े माँ बाप की यह दशा है। आज मैंने यह कठोर निर्णय लिया ताकि आगे चलकर कोई भी बहू अपने सास ससुर पर अत्याचार करने से पहले 100 बार सोचे। तुम्हारी यही सज़ा है। अब सारी उम्र जेल में बिताओगे, तभी तुम्हें असली सबक मिलेगा। बेटा दहाड़ मारकर रोने लग जाता है और बहू को भी पुलिस पकड़कर ले जाती है। रामकिशन बाबू ने अपनी जो गांव की बची ज़मीन और घर अपनी पत्नी के नाम कर देते हैं और अपनी पत्नी को लेकर वापस गांव चले जाते हैं। अब मेरी पत्नी मेरी जिम्मेदारी है और हमारे ना रहने पर हमारी सारी जायदाद वृद्धा आश्रम में वृद्ध लोगों की सेवा के लिए दान में दे दी जाएगी। उन्होंने सारे पेपर तैयार करवा लिए। अब रामकिशन बाबू की तबीयत में काफ़ी सुधार था। जब भी डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर जाते तो अपने मित्र के घर ठहरते और पति पत्नी सम्मान के साथ ज़िंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये बूढ़े माता पिता की कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।